वेलकम बैक। नेक्स्ट और एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है सीमेंट और अपमार्जक, सीमेंट और डिटर्जेंट। सीमेंट एंड डिटर्जेंट के अंदर हम सीमेंट की संपूर्ण प्रक्रिया, उसका संगठन और उसके ठोस होने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा हम डिटर्जेंट के अंदर डिटर्जेंट, उसके प्रकार, उसकी प्रकृति के बारे में और साबुन के साथ इसकी तुलना भी करेंगे। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है सीमेंट एवं अपमार्जक। सीमेंट एवं अपमार्जक, जिसको सीमेंट और डिटर्जेंट के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले अपमार्जक और सीमेंट की प्रक्रिया के अंदर हम प्रारंभ कर रहे हैं अपमार्जक। अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट को अलग अलग नामों से प्रदर्शित किया जाता है या अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो भी प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी। जिसमें पहला पॉइंट दे रखा है, अपमार्जक को हम सरफेस एक्टिव रिएजेंट या पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक भी कहते हैं या सर्फेक्टेंट कहते हैं। तो पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक किसको कहा जाता है? डिटर्जेंट को कहा जाता है। इसे संश्लेषित अपमार्जक या सिंडेट्स भी कहा जाता है। संश्लेषित अपमार्जक, ध्यान रखना, डिटर्जेंट को संश्लेषित अपमार्जक भी कहते हैं, जिसके दो पार्ट हैं, सिन और डेट्स। या इसका मतलब है सिंथेटिक डिटर्जेंट, जिसको शॉर्ट के अंदर सिंडेट्स कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, सिंडेट किसको कहते हैं? तो सिंडेट कहा जाता है डिटर्जेंट को, या सिंथेटिक डिटर्जेंट के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। तो एक है सर्फेक्टेंट और दूसरा है सिंडेट, ये दोनों नाम इसके लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम है, जो सामान्य रूप से हम प्रयुक्त करते हैं, उसको कहा जाता है सर्फ। सर्फ वास्तव में सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म फॉर्म है, जिसके अंदर हम SRAF के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, जिसका फुल फॉर्म यदि प्रदर्शित किया जाए तो सर्फ को हम सरफेस एक्टिव रिएजेंट विथ फोम के नाम से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक जो कि झाग उत्पन्न करता है, उसी को शॉर्ट में हम सर्फ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका तीसरा नाम यहाँ पर सर्फ भी प्रयुक्त किया जाता है। यह कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में झाग उत्पन्न करता है, अर्थात मृदु जल के अंदर भी और कठोर जल दोनों के अंदर यह डिटर्जेंट वास्तव में सफाई का अभियान कर सकता है या सफाई कर सकता है, या झाग उत्पन्न करके जो कचरा है उसको हटा सकता है। अर्थात इसका उपयोग हम कठोर जल और मृदु जल दोनों में कर सकते हैं। लेकिन यदि साबुन की बात की जाए तो साबुन मृदु जल के अंदर तो धावन प्रक्रिया आसानी से करता है, लेकिन कठोर जल के अंदर साबुन आसानी से धावन क्रिया संपन्न नहीं करता। इसलिए अधिकतर सर्फ का उपयोग किया जाता है, सिंडेट का उपयोग किया जाता है, सर्फेक्टेंट का उपयोग किया जाता है, या कह सकते हैं डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। एक नोट और ध्यान रखना, कठोर और मृदु जल किससे बनता है या क्या है, उसमें भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कठोर जल सामान्यतः किसके लिए काम में लिया जाता है? ऐसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के Mg2+ के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट आयन पाए जाते हैं। तो ऐसा जल जिसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट आदि लवण पाए जाते हैं, उसी को हम कठोर जल कहते हैं। तथा जिसमें ये आयन नहीं होते हैं, उस जल को मृदु जल या सॉफ्ट वाटर कहते हैं। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट होते हैं, जबकि मृदु जल के अंदर ये आयन नहीं होते हैं, इसलिए इसको मृदु जल कहा जाता है। मृदु जल में साबुन आसानी से धावन क्रिया संपन्न करता है, लेकिन कठोर जल के अंदर साबुन आसानी से धावन क्रिया संपन्न नहीं करता है। और जहाँ कठोर जल होता है वहाँ पर आपने देखा होगा हाथ धोने के बाद में हाथ चिपचिपे रह जाते हैं, जबकि मृदु जल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि उसी कठोर जल के अंदर जिसमें साबुन आपके बाल चिपका देता है, या नहाने के बाद में स्किन है जो खींची खींची रहती है, तो वह कठोर जल के कारण होता है, और उसकी जगह यदि सर्फ नहाने में काम में लिया जाए तो इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर, अर्थात जो धावन प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाने वाला डिटर्जेंट है या वॉशिंग पाउडर है, उस वॉशिंग पाउडर का संगठन क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको कि हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो फार्मूला ऑफ वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर, या धोने के लिए जो सर्फ काम में लिया जाता है, डिटर्जेंट काम में लिया था, उसका संगठन। तो उसमें सोडा ऐश वास्तव में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O को हम 10H2 नहीं है,
इसको हम सोडा एश, जिसमें सोडियम कार्बोनेट मुख्यतः होता है कितना 67%। यदि इसके साथ 10H2O रख दिया जाए तो इसको हम सामान्य भाषा के अंदर वाशिंग सोडा या दावन सोडा कहते हैं। तो 10H2O नहीं है तो सोडा एश, 10H2O है तो इसको हम वाशिंग सोडा या दावन सोडा कहते हैं। सोडियम दूसरा पार्ट है, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट 3% होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट 2% होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2% होता है तथा सोडियम लॉराइल सल्फेट SLS, सोडियम लॉराइल सल्फेट है वो यहाँ पर कितना होता है 1%। तो इस तरीके से एक सामान्य डिटर्जेंट जो कि कपड़े धोने के लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं, चाहे वो एरियल हो, चाहे सर्फ हो या और किसी नाम से प्रदर्शित होता है, उसका सामान्य संगठन ये होता है। इसके अलावा अलग अलग ब्रांड के अंदर और अन्य पदार्थ भी मिलाए जाते हैं, ताकि सामान्य संगठन के अंदर सोडा एश सर्वाधिक मात्रा में, सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट, ट्रिपल सुपरफॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम लोराइल सल्फेट SLS इसमें सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। इसी संगठन को हम सर्फ या वॉशिंग डिटर्जेंट के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अपमार्जकों का वर्गीकरण, मिसेल के आवेश के आधार पर अपमार्जक 4 प्रकार के होते हैं। अब ये मिसेल क्या है? वास्तव में किसी भी डिटर्जेंट या साबुन को यदि जल में मिलाया जाता है तो साबुन और डिटर्जेंट के अंदर 2 हिस्से होते हैं। जो कार्बनिक या उसकी संरचना देखी जाए तो उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो जल में घुलनशील या घुलने योग्य होता है, जिसको जल रागी हिस्सा कहते हैं, और दूसरा हिस्सा हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है जो कि जल में नहीं घुलती है, जिसको कि हम कहते हैं जल विरागी हिस्सा। अगर इस पदार्थों को पानी में मिलाया जाता है तो कम मात्रा में है तो ये सामान्यतः पानी के ऊपर तैरती हुई अवस्था में रहते हैं, उसका पूरा हिस्सा पानी में नहीं घुलता है। लेकिन यदि आधिक्य में मिलाया जाए तो आधिक्य में मिलाए जाने पर इसके जल विरागी हिस्से वो एकत्रित होकर के एक गोलाकार संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें गोल बॉल तो बनती है जल विरागी हिस्से से तथा उसकी सतह पर जल रागी हिस्सा उपस्थित होता है या हाइड्रोफिलिक पार्ट उपस्थित होता है, और इस गोलाकार संरचना को ही हम मिसेल कहते हैं, जो कि संरचना यहाँ पर दी गई है। मिसेल के अंदर ये हाइड्रोफिलिक पार्ट या जल स्नेही पार्ट है, कौन सा? जल में घुलने वाला पार्ट, जल स्नेही पार्ट, और इसके विपरीत सिरे हैं ये जल विरागी हिस्से हैं, जो और विरागी हिस्से एकत्रित होकर के इस तरह की एक गोलाकार बॉल नुमा संरचना बना लेते हैं, और इसी गोलाकार संरचना को ही हम मिसेल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मिसेल कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मिसेल जल विरागी और जल रागी हिस्सों के मिलने से जो गोलाकार संरचना बनती है पानी के अंदर निर्मित होगी, उसी को हम मिसेल के नाम से जानते हैं, जिसमें बाहरी सिरे पर जल स्नेही भाग और आंतरिक सिरे पर जल विरोधी या जल भूबिक पार्ट उपस्थित रहता है। और इसी मिसेल के अंदर ऊपरी सतह पर जो जल स्नेही भाग है, जल रागी भाग है, उस पर जो आवेश है उसके आधार पर इसको हमने वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर अपमार्जकों का वर्गीकरण मिसेल के ऊपर जो आवेश है, मिसेल आप समझ गए होंगे, उसके ऊपर आवेश के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा है। या तो उसकी सतह पर आवेश होता है कैसा? धनावेश हो सकता है, या फिर उसके चारों ऋणावेश हो सकता है, या फिर उदासीन हो सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य प्रकृति के हो सकते हैं। तो 4 भाग हैं यहाँ पर। तो इसमें से हम मुख्यतः 3 भागों की चर्चा कर रहे हैं। ऋणावेशित अपमार्जक, जिसको एनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं, जिसमें मिसेल के सतह पर ऋण आवेश या मिसेल ऋणावेशित होता है। दूसरा है धनावेशित या कैटायनिक डिटर्जेंट, जिसमें मिसेल के सतह पर धनावेशित सिरा उपस्थित होता है, जिसमें स्पेक्टेटर आयन के स्थान पर यहाँ पर हम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ले सकते हैं। स्पेक्टेटर आयन क्या है, ये प्रक्रिया भी हम आगे चर्चा करेंगे। और तीसरा है उदासीन अपमार्जक या न्यूट्रल डिटर्जेंट, और इन पर स्वतंत्र आवेश नहीं होता है, इसलिए इनको हम उदासीन डिटर्जेंट कहते हैं। जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर घुलते हैं। जैसे बर्तन धोने का बार जो आता है वह बार इस प्रकृति का होता है, जो कि हाइड्रोजन बंध बना करके जल के अंदर घुलता है, अर्थात इस पर आवेश नहीं है। मिसेल तो बनाता है लेकिन आवेश नहीं है, इसलिए इसको हम उदासीन कहते हैं। तो ये मुख्यतः 4 की जगह 3 प्रकार के हमने चर्चा यहाँ पर की, इसको 3 भागों में विभाजित किया है। तो इनमें एक एक का वर्णन लेके कर रहे हैं। पहला है ऋण आवेशित अपमार्जक या एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट जिसमें मिसेल के ऊपर कैसा होता है? ऋणावेश, और जिसमें इस प्रकार के ऋणावेशित अपमार्जक हैं
इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। मैं यहाँ पर अलग से बात कर रहा हूँ, दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला पार्ट है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं ROSO3Na, ये है ऋण आवेशित अपमार्जक पहला। और दूसरे पार्ट के अंदर हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें होता है R, फिर बीच में होगा बेंजीन वलय, बेंजीन वलय के बाद में S डबल बॉन्ड O ऋणायन और उसके साथ में जुड़ा होता है सोडियम या पोटेशियम। तो इस तरीके से ये ऋणावेशित अपमार्जक दो टाइप के हैं, जिसमें पहले प्रकार के अंदर इसका नाम हो जाएगा एल्किल। में सबसे पहले नाम लिखेंगे धनायन का, तो सोडियम एल्किल और सल्फेट कहा जाता है। तो इसका नाम ध्यान रखेंगे, इसके नाम में क्या आएगा, सल्फेट जरूर आएगा। सोडियम सबसे पहले, फिर एल्किल और उसके बाद में आएगा सल्फेट। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो इसमें सोडियम सबसे पहले आएगा, उसके बाद में आएगा एल्किल, फिर बेंजीन, और यहाँ पर चूंकि SO3 है, ध्यान रखना यहाँ पर SO3 और O टोटल SO4 हो गया, इसलिए सल्फेट लिखा, लेकिन यहाँ पर SO3 है इसलिए इसको हम नाम देते हैं सल्फोनेट। ध्यान रखना, दो अलग अलग नाम हैं, दोनों ही ऋणावेशित अपमार्जक हैं। एक को कहते हैं सल्फेट और दूसरे को कहते हैं सल्फोनेट। सल्फोनेट में SO3 होगा और सल्फेट में SO4 होता है। तो इस तरीके से ऋणावेशित अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट और दूसरा हो जाएगा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, दो भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें आपके एक यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें ये लंबी कार्बन श्रृंखला है, उसके बाद बेंजीन रिंग है, फिर SO3 है, फिर Na। तो इस ऋणावेशित या एनायनिक डिटर्जेंट का नाम क्या है, सोडियम पैराडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो यहाँ पर नाम आ रहा है सल्फोनेट क्योंकि यहाँ पर SO3 दिया गया है, और यहाँ पर डोडेसाइल लिखा है। इसका मतलब क्या है, तो डोडेसाइल का मतलब होता है कार्बन अगर 12 दिए गए हों और हाइड्रोजन यहाँ पर दुगना +1, 12 × 2 + 1 तो 25 हो जाएगा। तो अगर ये संरचना दे रखी है एल्किल समूह में तो इसको हम डोडेसिल बोलते हैं। डोडेक का मतलब होता है 10 + 2 12 और आइल लगाया जाता है प्रतिस्थापी के रूप में, तो इसको हम डोडेसिल बोलते हैं। तो आप गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने होंगे, 25। और इस प्रकार से जो संरचना बनेगी उस संरचना को हम यहाँ पर प्रदर्शित करें तो इसको हम सोडियम पैराडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और ये सेकंड वाला सल्फोनेट है और उसी की संरचना यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर चेन के रूप में, और यहाँ एक साथ प्रदर्शित किया CH3 CH2 और उसके बाद में वापस CH2। तो इस तरीके से ये नाम वापस आप देख सकते हैं, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट के नाम से या पैरा बेंजीन सल्फोनेट के नाम से प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा पहले वाले सल्फेट है या पहले वाला एनायनिक डिटर्जेंट है, तो इसको भी मैं यहाँ सूत्र के रूप में प्रदर्शित करूँ तो 16 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर दुगना +1 तो हो जाएगा 32 + 1 33, और उसके बाद में ऑक्सीजन के बाद में SO3 और अंत में जुड़ता है Na। इस पर प्लस है, इस पर माइनस आवेश है, तो इसको हम कहते हैं सीटाइल। क्या कहा जाता है, सीटाइल के नाम से इसको प्रदर्शित करते हैं। और यदि 12 है तो फिर अलग नाम से प्रदर्शित किया जाता है। तो सोडियम सीटाइल सल्फेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो सोडियम सीटाइल सल्फेट। और यदि यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 12 है तो उसके लिए हम लॉरिल शब्द का भी उपयोग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वापस दे रहा हूँ, तो C12H25, उसके बाद में आ जाता है OSO3Na। तो इसका यदि नाम पूछा जाए तो इसमें C12H25 है, लेकिन बेंजीन वलय नहीं है, SO3 नहीं है, उसकी जगह SO4 दिया गया। तो इसको हम कहते हैं 12 कार्बन की प्रक्रिया के लिए तो सबसे पहले नाम लिखेंगे सोडियम का, 12 कार्बन और 25 हाइड्रोजन है तो इसको कहा जाता है लॉरिल, और उसके बाद में हम लिखते हैं सल्फेट क्योंकि SO4 दिया गया है। तो इस तरीके से सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम एसिटाइल सल्फेट, और ये दोनों ही पहले प्रकार के डिटर्जेंट है ROSO3Na, और जबकि दूसरे प्रकार के डिटर्जेंट के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं एल्किल
बेंजीन, जिसमें सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट कहा जाता है, SO3 है तो सल्फोनेट कहते हैं, और यही दो प्रकार के ऋण आवेशित डिटर्जेंट को दर्शाते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए धनावेशित अपमार्जक की, तो धनावेशित अपमार्जक के अंदर मिसेल जो बनता है, उसके मिसेल के बाहरी सिरे पर क्या होगा, धन आवेश होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट के रूप में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो श्रृंखला है पानी में नहीं घुलती है, इसलिए इसको हम जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, जबकि ये सिरा है पानी में घुल सकता है, इसलिए इसको हम जल रागी कहते हैं या जल स्नेही हिस्सा कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो इस तरीके से ये संरचना निर्मित होती है। तो इस तरह के अगर मिसेल के ऊपर की सतह पर धनावेश है तो उसको हम धनावेशित डिटर्जेंट के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और इस यौगिक के लिए नाम यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, एक केटायनिक डिटर्जेंट हेक्साडोडेकाडिसाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम, तो यहाँ पूरी जो श्रृंखला दी गई है हेक्साडेक अर्थात 16 कार्बन है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर गिनती करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 और 1 16। तो अगर C 16 है तो H यहाँ पर होंगे 33, और उसके बाद नाइट्रोजन और 3 CH3 जुड़े हैं। तो इस प्रकार के यौगिक को हम नाम देते हैं हेक्साडेसाइल ट्राईमेथाइल, ये 3 मेथिल के लिए है, और अमोनियम क्लोराइड, N के ऊपर धनावेश है अमोनियम, और स्पेक्टेटर या मुक्त आयन के रूप में Cl- दिया गया है, इसलिए क्लोराइड लिखा गया है। क्लोराइड की जगह OH आयन हो सकता है, Br- भी हो सकता है, और चूंकि ये आयन विलयन के अंदर मुक्त अवस्था में पड़े रहते हैं, कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनको हम नाम देते हैं स्पेक्टेटर आयन या ऋणायन स्पेक्टेटर आयन के रूप में इनको कहा जाता है। हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये संरचना है, इसी को हम इस नाम से प्रदर्शित करते हैं। और इसी का दूसरा नाम है तो इसको हम सीटाइल भी लिख सकते हैं। हेक्साडेसाइल जो लिखा गया है इसी को सीटाइल भी कह सकते हैं, बाकी नाम सेम रहेगा, सीटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है। तो ये है धन आवेशित डिटर्जेंट, जिसके ऊपर मिसेल जब बनता है सतह पर धन आवेश उपस्थित होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के उदासीन अपमार्जक। और उदासीन अपमार्जक, इन पर स्वतंत्र आवेश नहीं होता है, जल के साथ, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि उदासीन अगर डिटर्जेंट है तो जल के अंदर कैसे घुलते हैं, तो जल में हाइड्रोजन बंध बनाकर घुलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन बंध बनाकर घुलते हैं, जैसे बर्तन धोने का बार है वो इसी से निर्मित किया जाता है। और उसमें यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया गया है, लंबी जो कार्बन श्रृंखला है हाइड्रोफोबिक हिस्सा है, और बाकी जो संरचना दे रखी है जिसमें OH है, ऑक्सीजन है, तो ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर घुलते हैं, लेकिन इन पर चूंकि कोई स्वतंत्र आवेश नहीं है, इसलिए इसको उदासीन डिटर्जेंट कहा जाता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए नॉन आयोनिक डिटर्जेंट जिसका नाम है डाई एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पर आप संरचना देख रहे हैं, ये एथिलीन है, दूसरा एथिलीन ये है, इसलिए इसको कहा गया डाई एथिलीन ग्लाइकॉल। दो मिले हुए आपस में, और 2 डेसाइल ईथर, क्योंकि यहाँ पर 2 डेसाइल संरचना दी गई है। तो यहाँ पर एक मेथाइल एथिलीन ग्लाइकॉल, दूसरा एथिलीन ग्लाइकॉल, फिर ऑक्सीजन के साथ में एल्किल समूह जुड़ के ईथर बन रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं 2 डेसाइल ईथर। इसके अलावा भी यौगिक यहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसके अलावा जो उदासीन डिटर्जेंट के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं, उस डिटर्जेंट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C16 H33 के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। या इसमें मैं सरल एग्जांपल ले लेता हूँ 15 वाला। तो C15, तो H कितना होगा बताओ, दुगना प्लस 1, तो 15 × 2 30 और 1 होता है 31। उसके बाद में श्रृंखला के अंदर यहाँ पर मैं लेता हूँ यहाँ पर श्रृंखला में लेते हैं C, और C के बाद में डबल बॉन्ड लिया जाता है, उसके बाद लेते हैं O, ये एस्टर युक्त संरचना बनाता है। उसके बाद में है C के बाद में है CH2OH, फिर CH2OH जो कि हाइड्रोजन बंध बनाता है, तीसरा CH2OH है, ये भी हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो 3 OH समूह दिए गए हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर घुलते हैं, और क्रियात्मक समूह के रूप में यहाँ पर दिया गया है C डबल बॉन्ड O और O, और इसी को हम एस्टर क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर 15 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं पेंटा, इसका नाम ध्यान रखना, पेंटा इरिथ्रिटोलिल, पेंटा इरिथ्रिटोलाइल। और उसके बाद में स्टीरेट, यहाँ पर इसको कर देते हैं स्टीरेट, या फिर इसकी जगह लिखा जाता है पामीटेट। ठीक है, अब कब पामीटेट लेना है, अगर यहाँ पर 15H35 दिया जाए तब तो हम यूज़ करेंगे पामीटेट, और यदि यहाँ पर C17H35 दिया जाए तो हम प्रयुक्त करते हैं स्टीरेट। तो इस तरीके से ये दो प्रकार के उदासीन डिटर्जेंट अलग से प्रदर्शित किए। पहला वाला तो हो गया जो कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के रूप में होता है, दो है तो डाई लिखा, ज़्यादा है तो पॉली लिखा जाता है। और जबकि सेकंड वाले में पेंटा इरिथ्रिटोलाइल स्टीरेट के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें यदि एल्किल समूह जो दिया गया है उसमें 17 कार्बन है तो स्टीरेट कहलाता है, और यदि उसमें 15 कार्बन है तो उसको हम पामीटेट के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और इस तरीके से ये उदासीन डिटर्जेंट प्राप्त होते हैं। और उदासीन डिटर्जेंट के अंदर आप एक चीज़ ध्यान रखें, जहाँ कहीं पर भी उदासीन डिटर्जेंट या सामान्य डिटर्जेंट दिए गए, चाहे ऋणावेशित है जिसकी ये एल्किल श्रृंखला दी गई है, सामान्य है उसकी ये एल्किल श्रृंखला दी गई है ये वाली, या फिर ऋणावेशित के अंदर यहाँ से यहाँ तक का जो जल विरोधी में कार्बन श्रृंखला दी गई है, या फिर उदासीन वाले में ये जो कार्बन श्रृंखला दी गई है, इन तीनों में कार्बन की संख्या महत्वपूर्ण है। और यदि ये कार्बन की संख्या 12 से लेकर के 16 तक उपस्थित है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 18 तक आप ले सकते हैं, तो 12 से लेकर 18 तक अगर कार्बन यहाँ पर उपस्थित है तो ही यह डिटर्जेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। और अगर 12 से कम कार्बन की श्रृंखला है और उसमें हाइड्रोकार्बन है तो उसका उपयोग डिटर्जेंट के रूप में नहीं होता है। सेम यही प्रक्रिया आपने साबुन के अंदर भी पढ़ रखी होगी, जिसमें जो एल्किल समूह है उसमें कार्बन की संख्या 8 या उससे अधिक होती है, तो 8 से 18 तक होती है, तो वो साबुन के रूप में प्रयुक्त होता है, नहीं तो साबुन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। इसी तरीके से अगर डिटर्जेंट की बात की जाए तो जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसमें कार्बन की संख्या 12 से लेकर 18 तक है, तो ही इसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, तो ही उसका उपयोग धावन क्रिया में डिटर्जेंट के रूप में किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। तो इसमें प्रक्रिया ध्यान रखना, 12 से 18 कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अनिवार्य है, और साबुन में 8 से 18 तक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अनिवार्य होती है। इसी तरीके से हम इसको अगर सम्मिलित रूप से प्रदर्शित करें तो इनके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट अलग अलग रूप में दिए गए हैं। तो यहाँ पर शेडेड हिस्सा जो दिया गया है, इस शेडेड इस हिस्से को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, जल विरागी या जल विरोधी हिस्सा कहते हैं, जो जल में नहीं घुलता है, जो कि यहाँ पर शेडेड हिस्से में दिया गया है, चाहे ऋणावेशित डिटर्जेंट है या साबुन है। तो पहली श्रृंखला जो दे रखी है ये साबुन की है, जिसमें COO- उच्च वसा अम्ल के पोटेशियम या सोडियम लवण को साबुन कहा जाता है। तो यहाँ पर सोडियम स्टीरेट दिया गया है, ये साबुन की संरचना को दर्शाता है, और इसके ऊपर ऋणावेश उपस्थित है, ऋणावेशित मिसेल बनाएगा। जबकि बाकी वाले तीनों एग्जाम्पल हैं ये डिटर्जेंट के हैं, जिसमें एनाइनिक डिटर्जेंट है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, और दूसरा कैटाइनिक डिटर्जेंट है जिसमें ये आपको डोडेसाइल दिया गया है, चाहे 16 कार्बन है तो हेक्साडेसाइल दिया गया है, हेक्साडेसाइल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड दिया गया है, ये कैटाइनिक डिटर्जेंट है। तीसरे के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल युक्त ईथर दिया गया है, ये भी इसी संरचना को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से इन सभी में आप देख सकते हैं जल विरोधी हिस्से हैं, जिसको टेल या पूंछ या हाइड्रोकार्बन टेल कहा जाता है, नॉन पोलर या अध्रुवीय प्रकृति की होती है, और पोलर हिस्सा जिसको सिर या हेड कहते हैं, जिसके ऊपर उदासीन कोई आवेश नहीं होता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, धनावेशित हो सकता है या ऋणावेशित भी हो सकता है, जो कि मिसेल का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से
जल विरागी और जल स्नेही हिस्सों युक्त इस प्रकार के पदार्थ ही धावन क्रिया के अंदर या कपड़े धोने या शरीर से मैल हटाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। इन्हीं की अगर चर्चा की जाए तो जैव अपघटन के आधार पर भी हम डिटर्जेंट्स को वर्गीकृत करते हैं और यहाँ पर हम इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये चीज़ आप बहुत महत्वपूर्ण अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि रेखीय श्रृंखला युक्त यदि अपमार्जक दिया गया है तो ऐसा अपमार्जक, अभी जो हमने संरचनाएं पढ़ी है उसमें आप देख सकते हैं सीधी श्रृंखला है, सभी में कार्बन सीध में जुड़े हैं, सभी में कार्बन सीध में जुड़े हैं। तो इस तरह की रेखीय श्रृंखला युक्त कोई डिटर्जेंट या अपमार्जक या साबुन दिए गए हैं तो ये साबुन और अपमार्जक जैव अवक्रमणीय प्रकृति के या बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के होते हैं। इसलिए इनके अंदर कपड़े धोने के बाद में यदि इनके पानी को गार्डन में डाल दिया जाए या खेतों में प्रवाहित कर दिया जाए तो ये अपघटित हो जाते हैं और खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन यदि इनका तो जो रेखीय श्रृंखला युक्त है इनका उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है, लेकिन पीछे की जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है यदि यह श्रृंखला शाखित श्रृंखला के रूप में है तो जैव और अनअवक्रमणीय प्रकृति के या नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के होते हैं, इनको आप खेतों में नहीं डाल सकते हैं, खाद के अंदर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे रेखीय श्रृंखला वाले जो डिटर्जेंट या साबुन हैं वो खाद में परिवर्तित होते हैं, जैव अवक्रमणीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन शाखित श्रृंखला वाले हैं तो वो खाद में या जैव अवक्रमणीय प्रकृति के नहीं होते हैं, खाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इस आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांटा है। पहले वाले हैं जैव अवक्रमणीय डिटर्जेंट और दूसरे हैं जैव अनअवक्रमणीय डिटर्जेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल या बायो नॉन डिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। इसमें कार्बन जो श्रृंखला दी गई है वो कैसी होती है? शाखित श्रृंखला युक्त अपमार्जक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, भूमि में लंबे समय तक पड़े रहते हैं, अतः ये भूमि को प्रदूषित करते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट नाम है निकानॉल या सेंटोमर कहा जाता है, जो कि कपड़ों में सफ़ेदी के लिए हम कई बार प्रयुक्त करते हैं, जो कि निकानॉल या सेंटोमर है, जो कि रेखीय श्रृंखला युक्त न होकर के शाखित श्रृंखला युक्त है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसलिए भूमि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा साबुन व अपमार्जक की यदि तुलना की जाए तो उससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों जल में प्रयुक्त होता है, लेकिन साबुन है वो केवल मृदु जल में प्रयुक्त होता है, कठोर जल में आसानी से धावन क्रिया प्रदर्शित नहीं करता। तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया द्वारा जल में अघुलनशील लवण या स्कम बनाते हैं, अतः साबुन आसानी से झाग नहीं देता है, क्योंकि साबुन वास्तव में उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है जो कि पानी में घुल जाते हैं। लेकिन यदि पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित हैं तो साबुन इन कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ जुड़ करके यहाँ पर लवण में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि पानी में नहीं घुलता है, स्कम बनाता है, इसलिए धावन क्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती। लेकिन यदि हम डिटर्जेंट की बात करें या अपमार्जक की, तो अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों जल में स्कम नहीं बनाता है, ऐसी स्थिति के अंदर धावन क्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पर साबुन केवल मृदु जल में आसानी से धावन क्रिया संपन्न करता है, कठोर जल में धावन क्रिया नहीं करता, ठीक है। जबकि तो कठोर जल में आसानी से धावन क्रिया नहीं करता, जबकि अपमार्जक दोनों में आसानी से धावन क्रिया संपन्न कर सकता है, कपड़े धोने में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसीलिए ये दोनों में अंतर के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा कठोर जल किसको कहा गया है? ऐसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट लवण उपस्थित होते हैं, उसी को हम कठोर जल कहते हैं, और जिसमें ये नहीं होते हैं उसको मृदु जल कहा जाता है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है तो कठोर जल साबुन के साथ लवण बनाएगा, और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन नहीं है तो साबुन के साथ में लवण नहीं बनाएगा। ऐसे जल को मृदु जल कहते हैं, आसानी से धावन क्रिया संपन्न होती है। और नेक्स्ट में हम बात करते हैं साबुन व अपमार्जक की धावन क्रिया। लास्ट पार्ट है कि साबुन या डिटर्जेंट है ये कपड़े धोने के लिए कैसे प्रयुक्त होते हैं, ग्रीस और तेल को कैसे हटाते हैं, तो उसको यहाँ पर चित्र के रूप में दिया गया है। यहाँ पर जो ये संरचना दी गई है ये वास्तव में क्या है? ग्रीस या तेल है जो कपड़े या शरीर पर लगा हुआ है, और ये जो पॉइंट्स आपके साइड में लिए हुए हैं ये साबुन है।
जिसमें दो हिस्से हैं। गोलाकार हिस्सा जो प्रदर्शित किया गया है ये इसका सिर है जिसको जल स्नेही हिस्सा कहते हैं, और पीछे जो टेल दे रखी है जिसको हम पूंछ कहते हैं या टेल कहते हैं, ये जल विरोधी सिरा है। ये पानी के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीस के संपर्क में आते हैं तो ग्रीस और पूंछ जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है ये दोनों, तो हाइड्रोकार्बन पूंछ ग्रीस के अंदर घुल जाती है। इसलिए धीरे धीरे एक एक ग्रीस के अंदर इसका जो पूंछ वाला हिस्सा है वो ग्रीस के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है या उसमें घुलना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे उस मैल या ग्रीस या तेल के अंदर साबुन का जो जल विरोधी हिस्सा है वो इस तेल या ग्रीस में घुलना शुरू होता है, और घुलते घुलते जब ये मात्रा बहुत अधिक हो जाती है उस समय ये कपड़े या शरीर के ऊपर जो तेल चिपका हुआ है ये साबुन के साथ मिल करके ऐसी गोलाकार संरचना जिसको कि हमने कहा था मिसेल बना देता है, और ये मिसेल बना करके किस में पहुंच जाता है, जल में, और खंगालने पर ये गोलाकार संरचना पानी में घुल करके कपड़े और शरीर से अलग हो जाती है। और इसी तरीके से शरीर पर लगा हुआ मैल जो कि वास्तव में तेल या ग्रीस है या पानी में घुलने वाले पदार्थ नहीं है, वे पानी में घुल करके साबुन के साथ मिल करके पानी में घुलकर अलग हो जाते हैं, और इसी तरीके से धावन क्रिया संपन्न होती है। तो शुरुआत में कम मात्रा में साबुन है तो इस रूप में रहेगा, अधिक मात्रा में हो गया तो इस रूप में रहेगा, और ज़्यादा मात्रा मिला दिया तो झाग के रूप में इस तरह के मिसेल बनेंगे, और कचरे को लेकर के पानी के साथ बहा करके हटा देते हैं, जिससे हाथ या शरीर साफ हो जाता है, या कपड़ा है तो तेल और ग्रीस हटने के कारण एकदम साफ हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान रखनी है, CM क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या CMC आपको ध्यान रखना है, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या हिंदी में लिखते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्रांतिक मिसेल सांद्रता का मतलब है वह निश्चित सांद्रता, किसकी, साबुन या डिटर्जेंट की वह निश्चित सांद्रता जिस पर साबुन और डिटर्जेंट इस तरह का मिसेल बना सकते हैं। तो मिसेल बनाने के लिए जितना साबुन चाहिए या जितना डिटर्जेंट चाहिए, जैसे अगर हम, आपने देखा होगा सर्फ के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इतने चम्मच सर्फ इस एक बाल्टी पानी के अंदर डाला जाए तो धावन क्रिया आसानी से होगी, उससे कम होगा तो धावन क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो जो मात्रा लिखी है उसी मात्रा को, जो धावन क्रिया के लिए न्यूनतम मात्रा आवश्यक है, उसी को हम क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। और साबुन के लिए अगर क्रांतिक मिसेल सांद्रता की बात की जाए तो यह 10⁻³ मोल प्रति लीटर के रूप में होती है, मोल प्रति लीटर के रूप में होती है। तो ये इसकी CMC किसकी है, साबुन की CMC इतनी है। इसी तरीके से अलग अलग डिटर्जेंट की CMC का मान अलग अलग होता है, और धावन क्रिया के लिए वह CMC अनिवार्य है। अगर उतनी CMC है तो धावन क्रिया हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार हमें मात्रा पता नहीं होती तो पानी में हम सर्फ या डिटर्जेंट डाल करके अच्छी तरह से उसको हिलाते हैं। जब झाग बनना शुरू हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि ये CMC तक पहुंच गया है, अब धावन क्रिया आसानी से संपन्न की जा सकती है। जब साबुन में झाग होना बंद हो जाए इसका मतलब CMC कम हो गई है, अतिरिक्त सर्फ मिला करके हम कपड़े को धोएं तो साफ होगा, नहीं तो साफ नहीं होता है। तो इस तरीके से क्रिटिकल मिसेल सांद्रता ध्यान रखना है, और धावन क्रिया के अंदर मिसेल के रूप में मेल अलग होता है या साबुन उस मेल को घोल करके अलग कर देता है, उसी को हम धावन क्रिया के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण, सीमेंट। सीमेंट में सामान्यतः पोर्टलैंड सीमेंट का संगठन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, ये ध्यान रखना है। तो सीमेंट के अंदर, सीमेंट वास्तव में क्या है, घूसर रंग का पाउडर, यहाँ प्रदर्शित किया गया हाथ के अंदर लेकर के, घूसर रंग का जो पाउडर है इस पाउडर को ही हम सीमेंट कहते हैं, जो कि वास्तव में पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। वैसे इसके अलग अलग तरह के सीमेंट हैं, लेकिन सामान्यतः हम जो पढ़ रहे हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। इसके अलावा पोज़लाना सीमेंट भी आता है, अन्य प्रकार के सीमेंट भी आते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन के सिलिकेट तथा जिप्सम के मिश्रण का घूसर रंग का पाउडर पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। तो उसमें कौन कौन से धातु होगी ध्यान रखना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, और उन चारों के सिलिकेट अगर हैं तो उसी को जिप्सम के साथ मिला करके हम सीमेंट के नाम से जानते हैं।
और इसमें अगर संगठन पूछा जाए, कंपोजिशन पूछा जाए, तो आपको क्रम से ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कंपोजिशन में क्या होगा और सबसे कम क्या होगा। तो सर्वाधिक मात्रा में होगा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा सिलिका या रेत, उसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सल्फाइट SO3 या सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। और इनकी मात्रा निरंतर घटते क्रम में दी गई है, लेकिन एग्जाम में सामान्यतः ये 4 मात्राएं पूछी जाती है। तो आप क्रम से ध्यान रखना है, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, CSAM या ALMG। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, CASIALMG, इसको शॉर्ट में याद करिए। इनकी मात्रा घटते क्रम में आपको पता चल जाएगी, जिसमें Ca कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2, Al2O3, MgO के रूप में उपस्थित रहता है। ये सभी के ऑक्साइड हैं। इसके अलावा अगर अलग से कई बार पूछा जाता है कि सामान्यतः कच्चे माल के रूप में सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो कच्चा माल सामान्यतः यहाँ पर हम प्रयुक्त करते हैं, एक तो रेत, दूसरा यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है चूना पत्थर, और तीसरी चीज़ जो प्रयुक्त की जाती है वो है जिप्सम। इन तीनों को मिला करके ही किसका निर्माण किया जाता है, सीमेंट का निर्माण किया जाता है, जो कि रोटरी भट्टी में या घूर्णन भट्टी के अंदर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेत और चूना पत्थर को गर्म करने के बाद में क्लिंकर बनता है। और उस क्लिंकर को, जो कि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के बाद में प्राप्त होता है, और उस क्लिंकर में 3 से 4% जिप्सम मिला करके उसको पाउडर में बदल देते हैं, वही पाउडर वास्तव में सीमेंट कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और इसी को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, जिसमें क्रम याद रखना है, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फिर आयरन और पोटेशियम या सोडियम। तो इस तरीके से आप मात्रा के रूप में भी याद रख सकते हैं। सीमेंट का निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें कच्चा माल या रॉ मील क्या काम में लेते हैं, तो रॉ मील में अभी बताया था मैंने, चूना पत्थर जिसका सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, क्ले या सिलिका जिसका सूत्र SiO2, उसी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, और तीसरा कच्चा माल है कौन सा, जिप्सम। तो 3 चीज़ें, चूना पत्थर, क्ले या मिट्टी, सिलिका, या तीसरे नंबर पे आता है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O को हम जिप्सम कहते हैं। और एक और प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जिप्सम के निर्जलीकरण प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, तो ध्यान रखना PUP बनता है। अगर मैं जिप्सम को गर्म करके इसमें से H2O निष्कासित करके CaSO4 1/2H2O बनाता हूँ, तो इसी को हम शॉर्ट में PUP कहते हैं। इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो PUP बनाने के लिए हम जिप्सम को निर्जलीकृत करके यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, उसी को हम नाम देते हैं जिप्सम, और ये PUP प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, और जिप्सम सीमेंट के अंदर मिलाई जाती है। तो यहाँ पर सीमेंट की संरचना अगर देखें तो सीमेंट में होता क्या क्या है, तो सीमेंट में होता है कैल्शियम का सिलिकेट, के डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट या डाई कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट या डाई कैल्शियम आयरन या फेरेसोसिलिकेट। इसके अलावा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। तो इस रूप में आप देख सकते हैं 4 धातुएं हैं, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और आयरन है, और इन चारों के सिलिकेट को ही सामान्यतः सीमेंट कहा जाता है, जो कि प्रारंभ में प्रदर्शित किया गया। ये इसके संगठन या संरचना को दर्शाता है। इसी रूप में गारा या मोर्टार या मसाला क्या होता है, तो सीमेंट को हम प्रयुक्त करने से पहले सीमेंट के साथ में बजरी और पानी मिलाते हैं, और जो मसाला तैयार किया जाता है उसी को गारा या मोर्टार कहते हैं। तो सीमेंट प्लस बजरी प्लस कंक्रीट और जल, कंक्रीट आप RCC में यूज़ करते हैं तो कंक्रीट भी मिलाते हैं, नहीं तो सामान्यतः सीमेंट और बजरी और जल प्रयुक्त किया जाता है, और इसके मिश्रण को ही हम गारा या मोर्टार कहते हैं। तो गारा भवन निर्माण में या RCC में काम आता है। अब RCC का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, रीइंफोर्स्ड सीमेंट एंड कंक्रीट को हम सामान्यतः RCC कहते हैं, और RCC के अंदर हमेशा TMT बार का उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं लोहे के सरिये काम में लिए जाते हैं तब तो कहते हैं उसको RCC, और यदि लोहे के सरिये काम में नहीं लिए गए हैं तो हम उसको कहते हैं CC या सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है। तो सीमेंट कंक्रीट में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें, सीमेंट होगी, बजरी होगी, कंक्रीट होगी या बड़े रंग की गिट्टी होती है, और साथ में जल,
तो उसको तो कहते हैं सीसी। सामान्यतः रोड बनाने के लिए हम सीसी का उपयोग करते हैं, जबकि भवन के अंदर मकान बनाने के लिए जो पिलर या छत बनाई जाती है उसमें आरसीसी का उपयोग किया जाता है, जिसमें टीएमटी बार्स काम में ली जाती है। ऐसे और आरसीसी का पूरा नाम आपको ध्यान रखना, रीइंफोर्स्ड सीमेंट एंड कंक्रीट कहते हैं। अब टीएमटी बार्स जो सरिये काम में लिए जाते हैं उसको टीएमटी बार कहा जाता है। अब टीएमटी का मीनिंग क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। टी का मतलब है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार्स को हम टीएमटी कहते हैं। और थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड करते कैसे हैं, लोहे के सरिये को बनाने के बाद में उसको मशीनों के अंदर दबा करके मतलब बहुत ठोस बना दिया जाता है, तो इसी को हम थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार्स कहते हैं और इसी के लिए नाम प्रयुक्त किया जाता है, टीएमटी बार्स कहा जाता है। सीमेंट के जमने का समय घटाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाया जाता है। नहीं तो मसाला बनाने के बाद मसाले को दीवार तक पहुंचाएं उससे पहले मसाला ठोस हो जाए तो वो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो उसके जमने की क्रिया को घटाने के लिए इसमें मिलाया जाता है सीमेंट को मिलाते हैं, जिससे विभिन्न ग्रेड के सीमेंट प्राप्त होते हैं, चाहे 33, 43, 53 या बेटर ग्रेड के सीमेंट या नॉन ग्रेड के सीमेंट भी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिप्सम मिला करके अलग अलग ग्रेड के सीमेंट बनाए जाते हैं। तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पहला इंपॉर्टेंट है मोर्टार या गारा क्या है, तो उसमें किसका मिश्रण होता है। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तीसरे नंबर पर सीसी का फुल फॉर्म क्या है, आरसीसी और सीसी में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा टीएमटी बार्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, टीएमटी का फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, अलग अलग ग्रेड के सीमेंट बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जिप्सम मिलाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सीमेंट की सेटिंग या जमने की क्रिया। मतलब सीमेंट को हमने गारा या मोर्टार बनाया, बना करके हमने दीवार पर लगा दिया या भवन निर्माण में ईंटों के बीच में लगा दिया। उसके बाद में ईंटों के बीच में लगाने के बाद में ये जमता कैसे है, ठोस कैसे होता है, उस प्रक्रिया को हम जमने की प्रक्रिया या सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। तो सीमेंट के जमने या सेटिंग की क्रिया क्या है, सीमेंट जलयोजित होकर कठोर हो जाता है या कठोर होने की प्रक्रिया को ही सीमेंट का जमना कहते हैं। जलयोजन द्वारा मतलब पानी को ग्रहण करके या पानी को सोख करके 6 या अधिक जल के अणु सीमेंट के अंदर या कैल्शियम सिलिकेट या मैग्नीशियम सिलिकेट एल्यूमिनियम सिलिकेट में 6 या उससे अधिक जल के अणु जुड़ जाते हैं। अर्थात सीमेंट है पानी को अवशोषित करता है और अवशोषित करके सीमेंट जमता है। तो सीधा सा है सीमेंट जमता क्यों है, सीमेंट पानी को अवशोषित करके जमने की क्रिया संपन्न करता है। इसलिए आपने देखा होगा इस जमने की प्रक्रिया के अंदर बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, इसलिए पानी को हम अलग अलग मात्रा के अंदर तराई करते हैं। तराई करने से सीमेंट को जमने के लिए जो पानी चाहिए वो भी मिल जाता है। इसके अलावा सीमेंट में से जो गर्मी निकल रही है वो भी इसमें ठंडी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सीमेंट के जमने की क्रिया में होता क्या है, सीमेंट जल को अवशोषित करके या जलयोजित होकर के जमता है और इस क्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसलिए पानी से सीमेंट की तराई की जाती है ताकि ये दोनों प्रक्रियाएं संतुलित की जा सके। तो सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और इसीलिए ऊष्मा को अवशोषित करने या जलयोजित करने के लिए इसकी तराई करते हैं। सीमेंट में धातु ऑक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होकर सीमेंट की कठोरता को बढ़ाते हैं। और अगर केमिस्ट्री के नाम से अगर पूछा जाए तो इसमें होता क्या है, धातु का जो ऑक्साइड है पानी के साथ जुड़ करके धातु के हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को ही हम जमने की प्रक्रिया कहते हैं। चाहे एल्यूमिनियम है या फिर आयरन है या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है या कैल्शियम है, सभी इस तरीके से जलयोजित हाइड्रोक्साइड में बदल करके सीमेंट को जमने की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। इसके अलावा हम लास्ट बात करते हैं सीमेंट के प्रकार क्या क्या हैं और सीमेंट कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है। तो सीमेंट में हमने सामान्यतः 3 सीमेंटों के नाम लिखे हैं, जिसमें सामान्य सीमेंट जो कि पोर्टलैंड सीमेंट है जो सबसे अधिक काम में लिया जाता है, पोजलाना सीमेंट है जो सबसे अधिक काम में लिया जाता है, उसको यहाँ पर वर्गीकृत नहीं किया है। इसके अलावा जो अन्य सीमेंट है उसको यहाँ पर वर्गीकृत किया गया, जिसमें है पहला जल रोधक सीमेंट। ऐसा सीमेंट जो कि जल रोधी होता है या जल को आर पार नहीं जाने देता है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के स्टीरेट मिला करके जल रोधक सीमेंट निर्मित किया जाता है, स्टीरेट मिलाए जाते हैं। वाइट सीमेंट चूना पत्थर बॉक्साइट व जिप्सम के मिश्रण से इसका निर्माण होता है। तो इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ होगी, जिप्सम तो होगा ही, चूना पत्थर होगा, लेकिन यहाँ पर हम
बॉक्साइट काम में लेते हैं, आयरन ऑक्साइड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी मिट्टी का उपयोग किया जाए सीमेंट बनाने के लिए जिसमें आयरन ऑक्साइड नहीं है, लोहे का ऑक्साइड या भारी धातु ऑक्साइड नहीं है, तो प्राप्त होने वाला सीमेंट कैसा होगा? सफ़ेद। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड युक्त 2H2O, ये क्या कहलाता है? बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, उसका मिश्रण। और तीसरा है जिप्सम। इन तीनों को मिला दिया जाए तो वाइट सीमेंट बनता है। किसमें क्या नहीं होना चाहिए? आयरन ऑक्साइड रहित सीमेंट होगा तो वाइट कलर का होता है। तो ये हो गया जलरोधक सीमेंट जो कि स्टीरेट हैं धातुओं के, और सफ़ेद सीमेंट या वाइट सीमेंट जिसमें आयरन ऑक्साइड नहीं होता है वो वाइट सीमेंट है, इसमें बॉक्साइट प्रयुक्त किया जाता है। और तीसरा है सोरेल सीमेंट। सोरेल सीमेंट वो बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल सीमेंट है, और ये वास्तव में मैग्नीशियम ऑक्साइड 5 MgCl2 और XH2O के रूप में प्रदर्शित होता है। इसी को हम सोरेल सीमेंट कहते हैं। अत्यधिक कठोर होता है। पाइपों में जल लीकेज को रोकने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे पाइप है, घर में पानी का पाइप जा रहा है, टपक रहा है, लीक हो रहा है, तो उस लीकेज को बंद करने के लिए हम सोरेल सीमेंट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सीमेंट के उपयोग यहाँ पर भी लिखे गए हैं। सीमेंट भवन निर्माण में प्रयुक्त होता है, सीमेंट से चद्दर या पतरे बनाए जाते हैं, सीमेंट सड़क बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, सीसी के रूप में सड़क बनाई जाती है, रोशनदान बनाने के लिए जो कि चित्र के रूप में आप देख रहे हैं, खिड़कियाँ या गमले आदि बनाने के लिए भी सीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि पहला था डिटर्जेंट और दूसरा है सीमेंट, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सामान्य जानकारी के रूप में इतनी जानकारी रखना अनिवार्य है। और इसमें दो चीज़ नहीं आई थी, वो भी मैंने बीच में बताई थी, आप वापस उसका ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली, रोटरी भट्टी के अंदर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम रेत, चूना पत्थर और इसके साथ में अतिरिक्त पदार्थों को या धातु ऑक्साइडों को मिला करके गर्म करते हैं। गर्म करने से जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसको क्लिंकर कहते हैं। तो ये नाम आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्लिंकर बनाते हैं, क्लिंकर के साथ में जिप्सम मिलाया जाता है, फिर इसको हम पीस लेते हैं, और पीसने के बाद जो चूर्ण बनेगा उसी चूर्ण को हम क्या कहते हैं? सीमेंट कहते हैं। तो क्लिंकर किससे बनता है? क्लिंकर बनता है रेत प्लस चूना पत्थर से। इन दोनों को रोटरी भट्टी में 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। कौन सी भट्टी है? रोटरी भट्टी। तो रोटरी भट्टी के अंदर इसको गर्म करने से क्लिंकर बनता है। क्लिंकर में 3 से 4% जिप्सम मिलाते हैं, फिर चूर्णीकृत कर देते हैं। चूर्ण ही सीमेंट के रूप में प्राप्त होता है। और सीमेंट में यदि आयरन के ऑक्साइड नहीं है तो सफ़ेद सीमेंट प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। और इस दो टॉपिक के साथ ही हम इस टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।